चलिए बच्चे, हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा इसने हमसे कहा है कि एक्सप्लेन करिए इन सब के रीज़न। पहला पार्ट क्या है? ब्लड प्रेशर ह्यूमन का पैरों पे ज़्यादा होता है ब्रेन के मुकाबले। बच्चों, उसका रीज़न ये है कि ब्लड लिक्विड होता है और लिक्विड का प्रेशर HG होता है और लिक्विड का प्रेशर हाइट के डायरेक्टली होता है। और ये जो हाइट होती है ये हमेशा टॉप से नापी जाती है, ऊपर से। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे आपका हाइट इंक्रीज़ होता चले जाता है। यही एक रीज़न होता है कि जब आप सर से पैर की तरफ जाएंगे तो हाइट तो ऊपर से ही नापेंगे, तो सर से पैर की तरफ जाने पर आपका जो हाइट होगा वो इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर पैरों तक आते आते इंक्रीज़ कर जाएगा। क्योंकि हाइट हमेशा ऊपर से नापेंगे तो पैर तक हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और प्रेशर भी आपका क्या कर जाएगा? इंक्रीज़। आइए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटा, इसके बी पार्ट में आपसे ये कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लगभग आधा चले जाता है 6 किलोमीटर के अंदर, जबकि प्रेशर 100 किलोमीटर तक भी रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर 100 किलोमीटर तक भी होगा। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि बेटा जो एयर का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो असल में रियलिटी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर डिपेंड करता है हाइट के। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आप मैथ में देखेंगे तो मैथ में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कुछ ऐसे बनता है उसका ग्राफ कि वो पहले तो बहुत तेज़ी से नीचे आता है और फिर वो बहुत स्लोली गिरता है। यही एक रीज़न है कि शुरू के 6 किलोमीटर में प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर गया, क्योंकि ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे आता है, बहुत जल्दी कम हो जाता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके डिक्रीज़ होता है। तो ये अगले 100 किलोमीटर तक भी मेंटेन रहा, लेकिन शुरू के 6 किलोमीटर में ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया। यही एक वजह है कि शुरू के 6 किलोमीटर तक तो प्रेशर हाफ हो गया, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों पे ये आता है कि हमें ये बताइए कि जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इवन थ्रू प्रेशर जो होता है वो फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। इसका रीज़न दीजिए। जवाब बड़ा क्लियर है। अगर आप किसी भी कंटेनर के एक पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये प्रेशर उस कंटेनर के अंदर हर एक पॉइंट पर इक्वल ट्रांसमिट होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एंड पे लगाया गया प्रेशर की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम जाएगी। अगर प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी होती तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती, लेकिन प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए वो सभी डायरेक्शन में इक्वल ट्रांसमिट हो रही है, जो कि हमें ये समझाता है कि प्रेशर की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 10.2 का ए पार्ट। इसने कहा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट मरकरी के केस में ज़्यादा होता है, यानी कि मरकरी के केस में ये ज़्यादा एंगल है, तभी तो ये ऑब्ट्यूज बन रहा है। और गिलास के केस में अगर मैं बात करूं, वाटर के केस में अगर मैं बात करूं, तो वाटर के केस में ये कम होता है, तभी तो ये एंगल एक्यूट बन रहा है। राइट? ऐसा क्यों? तो बेटा इसका रीज़न बड़ा सिंपल होता है कि अगर आप एक मरकरी को देखते हैं तो मरकरी की गिलास में शेप ऐसे बनती है और ये एंगल बड़ा हो जाता है, जबकि जब आप गिलास में पानी को डालते हैं तो वाटर की शेप बिल्कुल इस तरह से बनती है और ये एंगल काफ़ी कम हो जाता है। इसका कारण ये है बच्चों यहाँ पर कि अगर आप मरकरी और गिलास को देखेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा एडिसिव, जबकि मरकरी के बीच में फोर्स रहेगा कोहेसिव। तो एक्चुअल में मरकरी के केस में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है और एडिसिव फोर्स कम होता है। यही एक रीज़न है कि मरकरी हमेशा गिलास की तरफ कम झुकती है और पानी के और जो है अपने लिक्विड के ऊपर ज़्यादा चढ़ती है। इसीलिए आप देखिए मरकरी जो है वो मरकरी के ऊपर चढ़ती चली जा रही है और एक पहाड़ की तरह खड़ा हो जा रहा है ये ग्राफ, और इसीलिए एंगल बढ़ भी रहा है। जबकि जब आप वाटर की तरफ देखेंगे तो वाटर में गिलास और वाटर के बीच में ये रहेगा फोर्स एडिसिव, और वाटर के बीच में ये रहेगा फोर्स आपका कोहेसिव। राइट? अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर के केस में एडिसिव और कोहेसिव में, यहाँ पर वाटर के केस में एडिसिव फोर्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी गिलास के ऊपर चढ़ता चले जा रहा है और एंगल को पिचकाता हुआ चले जा रहा है, यानी कि छोटा कर दे रहा है। इसीलिए वाटर के केस में एंगल छोटा है और मरकरी के केस में एंगल बड़ा है। आइए इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, बी पार्ट की तरफ। अगर हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं तो उसके बी पार्ट में ये कह रहा है
कि जब पानी को एक ग्लास सरफेस पे डाला जाता है तो वो फैल जाता है, जबकि मरकरी को डालते हैं तो वो ड्रॉप बना रहता है, वो फैलता नहीं है। रीज़न दीजिए। कारण बड़ा सिंपल है, मरकरी के केस में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप सरफेस के ऊपर मरकरी को डालेंगे तो वो इस तरह के ड्रॉपर फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि उसमें अपने मॉलिक्यूल के प्रति ज़्यादा फोर्स रहेगा, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा रहेगा, तो वो यहाँ पर सरफेस पे फैलना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने मॉलिक्यूल को ज़्यादा पसंद करेगा, तो वो अपनी तरफ को ज़्यादा झुकाव रखेगा। जबकि अगर आप दूसरी साइड पे वाटर के केस को देखेंगे तो वाटर के केस में क्या होगा कि जैसे ही आप पानी डालेंगे तो वो फैल जाएगा। रीज़न, पानी में एडिसिव फोर्स का ज़्यादा होना। एडिसिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल सरफेस के मॉलिक्यूल को पसंद करेगा और इसके प्रति हमेशा अट्रैक्शन रखेगा, और वो पानी जो है वो वो जो है सरफेस के साथ, ग्लास की सरफेस के साथ ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि वो गिलास के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा पसंद करेगा, तो वो उसकी तरफ को अट्रैक्शन रखेगा, और पानी उसकी तरफ को जब अट्रैक्शन रखेगा तो उसकी तरफ चिपकता चले जाएगा और फैल जाएगा। इसीलिए पानी गिलास पर फैल जाता है और उसको वेट करता है, जबकि आपका जो मरकरी है वो वेटिंग नहीं शो करता है, क्योंकि उसमें एडिसिव फोर्स कम है और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, इसी के अगले पार्ट की तरफ। बच्चों उसका जो सी पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो सरफेस टेंशन होती है लिक्विड की, वो एरिया के इंडिपेंडेंट क्यों होती है। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि बच्चों जो सरफेस टेंशन होती है वो एक्चुअल में क्या होती है। तो सरफेस टेंशन एक्चुअल में होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो फोर्स होती है वो पर यूनिट लेंथ होती है बच्चों, यानी कि फोर्स तो एक यूनिट लेंथ पे लगती है, तो इसका एरिया से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए यह एरिया के इंडिपेंडेंट होती है। अगला, जो वाटर होते हैं, वाटर विद डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट हैव स्मॉल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जब हम पानी और डिटर्जेंट को मिलाते हैं तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है छोटा क्यों होता है बच्चे। इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि जब हम डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं, यानी कि पानी और डिटर्जेंट का जब हम सॉल्यूशन लेते हैं तो वो कपड़े को अच्छे से धोता है। कपड़े को अच्छे से धोने का मतलब ये है कि जो हमारे कपड़े होते हैं, क्लोथ जो होते हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद, और इनमें जो पानी होता है वो बहुत अच्छे से अंदर तक चला जाता है। बहुत अच्छे से अंदर तक जाने का मतलब ये है कि उसमें अंदर तक जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यानी कि उसमें हाइट ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा लेंथ, ऑब्वियस सी बात है। तो जितना ज़्यादा पानी कपड़े के अंदर जाता जाएगा उतना ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दूसरे शब्दों में बोले तो हाइट ज़्यादा ट्रैवल करेगा। अब हम अच्छे से ये जानते हैं कि छोटे छोटे छेद में हाइट के कॉन्सेप्ट को बोलते थे कैपिलरी राइज, और हाइट का फॉर्मूला उस केस में कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। तो अगर हाइट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है थीटा जो है स्मॉल होगा, क्योंकि कॉस के फंक्शन में जितना ज़्यादा थीटा होगा कम, उतना ज़्यादा कॉस का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, उतना ज़्यादा कॉस का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करती चली जाएगी, क्योंकि हमारा एंगल छोटा होता चले जाएगा, इसीलिए जो हमारी हाइट है वो भी क्या करती चली जाएगी, इंक्रीज़ करती चली जाएगी बच्चों। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं, ई पार्ट की तरफ आते हैं। अगर हम ई पार्ट की तरफ आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अगर हम अगले पार्ट की तरफ आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों से क्या कह रहे हैं, अगले पार्ट में हम लोगों से कह रहे हैं कि जो ड्रॉप होता है लिक्विड का अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। कहता है जो पानी की ड्रॉप होती है अगर उस पर बाहर से कोई फोर्स ना पड़े तो वो हमेशा स्फेरिकल होती है। रीज़न दो। बिल्कुल सही बात है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है सरफेस टेंशन, और दूसरा कारण है सरफेस एनर्जी। बच्चों अगर मैं आपसे सरफेस एनर्जी की बात करूं तो सरफेस एनर्जी मिनिमम होती है, यानी कि लेस होती है स्फेरिकल शेप की। किस शेप की, स्फेरिकल शेप की। स्फेरिकल शेप की एनर्जी होती है मिनिमम, और हर मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता है, आपको भी पता है, और स्टेबल होने के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। स्टेबल होने के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम एनर्जी कब होती है, जब हम कैसी शेप लेते हैं, स्फेरिकल। यही एक वजह है कि जो पानी की बूंद होती है वो कैसे रहती है, गोल रहती है बच्चों। इसीलिए पानी का बूंद गोल है, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में ज़्यादा स्टेबल होता है। अब अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगाओगे तो स्फेरिकल नहीं हो पाएगा, तब वो अपनी शेप बदल देगा। पर अगर आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो स्टेबिलिटी की वजह से वो अपनी शेप को स्फेरिकल बनाएगा बच्चों।
इसी वजह से बच्चों पानी की जो बूंद होती है वो एक स्फेरिकल शेप की होती है, स्टेबिलिटी की वजह से। तो बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सरफेस टेंशन होता है ना लिक्विड का, वो टेम्परेचर के साथ क्या करता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़। तो बच्चे इसका आंसर सिंपल है, डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो विस्कोसिटी होती है ना गैस की, वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़। और लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो क्या करती है। तो उसका जवाब है, देखिए जो गैस की विस्कोसिटी होती है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो वो तो इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर बढ़ाने से। और जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड की वो इन्वर्सली होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो तो करती है बच्चों डिक्रीज़। अगला, अगर सॉलिड विद इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शियरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, किसके होगा, वाइल फॉर लिक्विड, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है, अगर आप सॉलिड के लिए बात करेंगे तो शियरिंग फोर्स तो शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, और लिक्विड की बात करोगे तो बेटा ये हो जाएगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल। अगला क्वेश्चन डी पार्ट में कह रहा है फॉर ए लिक्विड इन स्टडी फ्लो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड ऑफ कंस्ट्रिक्शंस फॉलोज। अच्छा, ये थोड़ा सा भी आगे नहीं है, पर इसका आगे का जो फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो मुझे याद आ रहा है जो बुक के अंदर होता है वो ये होता है कि जो जब ये फ्लूइड स्टडी में होगा तो अगर मैं स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए और डिक्रीज़ द प्रेशर देयर फॉलोज। तो इसका जवाब ये होता है कि अगर मुझे स्टडी फ्लो में स्पीड बढ़ानी है तो मुझे याद होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पे काम करेगी, जो कि काम करती है कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, ठीक है। और अगर मुझे प्रेशर के साथ चेंजमेंट करना है तो बेटा प्रेशर वाली कहानी वेलोसिटी के साथ तो बर्नौलिस से कनेक्ट हो जाएगी। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर होता है बर्नौलिस, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखें पूरा क्वेश्चन ये वाला डी पार्ट तो, और दूसरे पार्ट का जो जवाब जाएगा वो जाएगा बर्नौलिस प्रिंसिपल, जिससे आप प्रेशर को चेंज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। अगला कह रहा है फॉर ए मॉडल ऑफ ए प्लेन इन द विंड टर्मिनल टर्बुलेंस अकर्स एट ए। तो आपको पता ही है जो टर्बुलेंस स्पीड होती है वो हमेशा ज़्यादा स्पीड पे फॉलो होती है ना, तो ग्रेटर स्पीड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टर्बुलेंस देखने को मिलेगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे पास 10.4 का ए पार्ट। बेटा इस पार्ट में कहा गया है कि टू कीप ए पीस पेपर, मतलब अगर मुझे कागज़ को हॉरिजॉन्टली रखना है तो मुझे ब्लो करना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। तो उसका जवाब ये है, अगर तुम्हारे पास कोई कागज़ होता है सपोज़, तो आप उसके ऊपर इसलिए ब्लो करते हैं ताकि आप यहाँ पर स्पीड को बढ़ा सकें। अब स्पीड बढ़ाने से पेपर के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस ये काम होगा कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नीचे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। या हो सकता है कि प्रेशर आप इतना मेंटेन कर दो ऊपर डिक्रीज़ करवा के कि वो नीचे के प्रेशर के इक्वल हो जाए, और ये पेपर फिर उस केस में अगर दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो जाते हैं तो ये पेपर फिर हॉरिजॉन्टली रहेगा, है ना। इसलिए आप ऊपर की तरफ ब्लो करते हैं ताकि हम ऊपर का प्रेशर कम कर सकें। तो अगर नीचे प्रेशर ज़्यादा भी होगा तो भी ये जो है ऐसे एयर में रहेगा, और दूसरा इसलिए भी ब्लो करते हैं ताकि हम ऊपर प्रेशर कम कर दें, और अगर हमने उतना कम कर दिया जितना नीचे प्रेशर है तो फिर इक्वल प्रेशर की वजह से तो भी ये हॉरिजॉन्टली रहेगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जब आप किसी नलके को उंगली से बंद करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा दोनों उंगलियों के बीच में अगर थोड़ी सी भी जगह बची हो तो वहाँ से बहुत तेज़ी से पानी गिरता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि मान लीजिए नलके का एरिया इतना था और उंगली लगाने की वजह से आपने उसका इतना हिस्सा बंद कर दिया, तो अब जितने हिस्से से ओपनिंग है पानी की, तो पहली बात तो आपको पहले पूरा हिस्सा मिल रहा था, अब थोड़ा सा मिल रहा है। थोड़ा सा मिलने का मतलब आपका एरिया क्या हो गया, कम। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अगर कहीं पर एरिया कम हो जाता है तो वहाँ पे पानी की स्पीड बढ़ जाती है। तो बच्चों यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से निकल के आएगा, और यहाँ पे स्पीड क्या कर जाएगी आपकी, इंक्रीज़। तो बेटा यहाँ पे आपकी स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगी। अगला पार्ट इसका सी पार्ट। इसके सी पार्ट में इसने हमसे ये कहा है कि जो सिरिंज होती है वो फ्लो रेट को बेटर कंट्रोल करती है
थंब के कंपैरिजन में जो प्रेशर लगाता है थंब से डॉक्टर, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। अगर आप बर्नौलीज़ थ्योरम को देखें तो बर्नौलीज़ थ्योरम होती है P + हाफ रो V स्क्वायर, ठीक है, बराबर एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैं प्रेशर को देख रहा हूँ और मैं वेलोसिटी को देख रहा हूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पर वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा अफेक्ट करेगी प्रेशर के कंपैरिजन में, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, राइट। तो वेलोसिटी का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, वेलोसिटी का इम्पैक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जो सिरिंज होती है उसका एरिया कम होता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो सिरिंज के केस में वेलोसिटी ज़्यादा तरीके से कंट्रोल करती है, मतलब सिरिंज जो है ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा फ्लो रेट को, किसके कंपैरिजन में, प्रेशर के कंपैरिजन में। अगला पार्ट इसका ये कहता है कि जो फ्लूइड होता है अगर वो किसी छोटे से छेद से बाहर निकले, मान लो ये कोई कंटेनर है और इस पर एक छोटा सा छेद कर दिया जाए जिसमें से पानी बाहर गिर रहा है, तो वो वेसल को नीचे की तरफ अफेक्ट करेगा। बच्चों उसका सीधा सा जवाब होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मान लीजिए जब पानी बाहर आ रहा है तो वो जो है वाटर जो है एयर को बाहर की तरफ पुश कर रहा है। कौन कर रहा है ये काम, वाटर। तो फोर्स लग रही है एयर पे वाटर के ज़रिए, तभी तो पानी बाहर आ रहा है। तो फिर एयर भी इसको पीछे की तरफ पुश करेगी, तो ये फोर्स लगेगा किस पर, वेजल के ऊपर ये फोर्स लगेगा। और कौन लगाएगा, ये एयर। और ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर आधारित होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि जो फोर्स होता है वो असल में चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम होता है। तो मोमेंटम के कंसेप्ट के ऊपर ये काम करता है कि अगर पानी बाहर आएगा तो वो एयर को बाहर की तरफ पुश करेगा, बदले में एयर वेजल को पीछे की तरफ पुश करेगी। बच्चों इसका अगला पार्ट है ई, जिसमें यह बोला गया है कि जब हम किसी क्रिकेट की बॉल को स्पिन करते हैं एयर में तो वो पैराबोलिक पाथ क्यों नहीं फॉलो करती है। इसका बड़ा सीधा सा जवाब ये होता है कि जब आप किसी भी बॉल को स्पिन करते हैं तो आपको मैंने क्लास में भी डिस्कस करा है, स्पिन करने की वजह से नीचे प्रेशर बढ़ जाता है और ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। इसका रीज़न मैंने आपको क्लास में बता रखा है, जिसकी वजह से बॉल को नीचे की तरफ से एक फोर्स मिलता है और इस फोर्स की वजह से वो अपवर्ड लिफ्ट करती है, और इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है मैग्नस इफेक्ट। इस फोर्स की वजह से वो अपने पैराबोलिक पाथ से डाइवर्ट हो जाती है और वो पैराबोला ट्रेजेक्ट्री को छोड़ देती है। इसीलिए जब भी किसी बॉल को एयर में स्पिन करते हैं तो वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसको प्रेशर डिफरेंस की वजह से नीचे से प्रेशर ज़्यादा महसूस होता है और वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है बच्चों, ये उसका रीज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10.5। बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया कि 50 kg की एक गर्ल है। तो प्यारे बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्योंकि mg होता है और 50 kg का मतलब 50 × 9.8 अगर हम लेते हैं तो 490 न्यूटन के आसपास ही आ जाता है। अब कह रहा है कि उसने एक हील पहनी हुई है और हील जो है उसका जो डायामीटर है, यानी कि हील के जो नीचे का हिस्सा है डायामीटर, ये हमें दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस असल में डायामीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो ऐसा करने से ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, मतलब जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 0.5 × 10⁻²। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं यहाँ पर इसका एरिया निकाल लूँगा, एरिया हो जाएगा πr², और πr² करने से मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.85 × 10⁻⁵। अब मुझे इस क्वेश्चन में बताना है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा फ्लोर पे। तो जवाब बड़ा सिंपल है, प्रेशर का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। मैं फोर्स को यहाँ पे रख दूँगा 490 और यहाँ पे रख दूँगा एरिया को 7.85 × 10⁻⁵, और ऐसा करने से मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6.24 × 10⁻⁶ पास्कल। तो बेटा ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है टॉर्सली का जो बैरोमीटर यूज्ड हुआ था मरकरी के लिए, आपको याद है इसका जो कॉन्सेप्ट था वो था P = h ρg, जब हमने क्लास में डिस्कस करा था। तो कह रहा है अगर मान लो उसमें हम मरकरी की जगह पर यूज़ करते एक वाइन को जिसकी डेंसिटी 984 थी, तो ठीक है हमने डेंसिटी ले ली 984 और जी की वैल्यू ले ली 9.8,
और कह रहा है कि बताइए हाइट कितनी होती है अगर वही नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, यानी कि प्रेशर वही लेना है 1.01 इंटू 10⁵। तो बेटा जो मेरी हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 10.47 मीटर, जिसे अप्रॉक्सीमेट हम लोग लिख सकते हैं 10.5 मीटर के आसपास। तो बेटा फिर हाइट जो है 10.5 मीटर आ जाती। आपको ध्यान होगा तब हमारी आती थी 76 सेंटीमीटर, यानी कि 0.76 आती थी उस वक्त, ठीक है, मीटर में। लेकिन मैंने अब मरकरी यूज़ नहीं करा, मैंने यूज़ करी फ्रेंच वाइन, तो अब मेरी जो हाइट होगी वो निकल के आ जाएगी 10.5। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास 10.7। आइए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है कि एक वर्टिकल ऑफ शोर है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये कितना स्ट्रेस झेल सकता है। तो पहली बात तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फिलहाल वो बोल रहा है कि जो स्ट्रेस ये झेल सकता है वो 10⁹ ये झेल सकता है। अब आगे कहता है अगर मैं इस स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि इज़ दिस स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑफ द टॉप ऑफ अ ऑयल वेल इन द ओशियन। डेप्थ लेके चल रही है आपको कितनी, 3 किलोमीटर, एंड इग्नोरेज एयर करंट, ठीक है। तो हमें इसने कहा है कि भाई ठीक है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस ये झेल सकता है वो 10⁹ झेल सकता है। अगर मैं इसको रख दूं तो क्या होगा। तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि ओशियन का प्रेशर कितना लग सकता है। तो अगर मैं ओशियन के प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर जो एयर वाटर से लग सकता है वो लग सकता है HROG। हाइट ले ली हमने 3 किलोमीटर, 10⁻³ ले ली। अब ओशियन वाटर है तो वाटर की डेंसिटी 10⁻³ ले ली, और जी हमने 9.8 ले लिया, जो कि लगभग आ रहा है 2.9 इंटू 10⁷ पास्कल। यानी कि ये मूर्ति ज़्यादा प्रेशर झेल सकती है और ओशियन इससे कम ही प्रेशर लगा रहा है। तो इसका मतलब हाँ, ये जो है प्रेशर ऑफ सी वाटर हम देख पा रहे हैं कि वो कम है, और जो वो स्ट्रेस झेल रही है वो ज़्यादा झेल रही है। तो हाँ, ये सूटेबल होगा स्ट्रक्चर इसके ऊपर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों के पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10.8। चलिए 10.8 को भी देखते हैं फटाफट से क्या कहना चाह रहा है। अगर आप 10.8 में देखें तो 10.8 में कह रहा है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ठीक है। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट में आपको याद होगा एक साइड तो हम क्या करते थे, एक प्रेशर लेते थे स्मॉलर साइड पे, और दूसरी साइड जो लार्ज साइड होती थी PL, लार्ज साइड पे प्रेशर इक्वल क्रिएट होता था। अब ये हमसे ये पूछ रहा है अगर मैं मैक्सिमम मास जो रख रहा हूँ, तो मास हमेशा लार्जर साइड पे रखते थे। मास का मतलब वहाँ पे mg फोर्स चलेगा, तो mg का मतलब हो गया हमारे पास mg। कह रहा है अगर मैं लार्ज साइड पर इतना रखूँ, ठीक है, द एरिया ऑफ पिस्टन कैरिंग द लोड, और जहाँ पे लोड है वहाँ पर एरिया चल रहा है 425। अब सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻4 हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। और स्मॉलर साइड पे क्या निकलेगा, प्रेशर। तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है मेरे पास कितना, 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल। तो उसने यही कहा कि स्मॉलर साइड पे कितना प्रेशर होगा। तो बेटे स्मॉलर साइड पे जो प्रेशर होगा वो मेरी नज़रों के सामने है कि स्मॉलर साइड पे जो प्रेशर होगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोगों से बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखेंगे तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम लोगों को ये करना है कि आपको एक यू ट्यूब्स ले लेनी है। इस तरह से एक यू ट्यूब हमने ले ली है यहाँ पे, ठीक है। तो एक यू ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ले लिया हमने यू ट्यूब। अब आगे कह रहा है यार यहाँ पे ना हम लिक्विड भर देते हैं। क्या भर देते हैं, लिक्विड भर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिक्विड भर दिया। अब इस साइड तो हमने भर दिया है पूरा का पूरा क्या, वाटर। तो इस साइड हमने पूरा का पूरा वाटर भर दिया है। तो यहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर तक पूरा का पूरा पानी भर दिया है। और आगे अगर हम बात करें तो आगे की तरफ हमने 12.5 सेंटीमीटर तक जो है स्प्रिट भर दी है। 12.5 सेंटीमीटर तक हमने स्प्रिट भर दी है। कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दीजिए स्प्रिट की क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर एक सेम लेवल बनाएंगे, और जैसे कि हम डिस्कस करते थे कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे A, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे B, और दोनों पॉइंटों पे प्रेशर करेंगे इक्वल, ठीक है। तो कैसे प्रेशर लिखेंगे, एयर प्लस, अब इधर कौन है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखा H। अब 10 सेंटीमीटर कौन था, वाटर था, तो यहाँ लिखा रो वाटर का इनटू में G। फिर B साइड पे जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, एयर प्लस H कितना है 12.5, और किसकी है, स्प्रिट की।
तो डेंसिटी ऑफ स्प्रिट इनटू जी, बेटा पी से पी कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, और आपको निकालनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेशियो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी स्प्रिट अपॉन में वाटर, ये हो जाएगा बेटा 10 अपॉन में 12.5। तो बेटा इसे डिवाइड करके कितना आ जाएगा आपका 0.8। तो बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर के आएगी वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी अब की बार कितनी, तो वो कैलकुलेट होकर के आएगी आपके पास 0.8। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 10, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है कि अगर प्रीवियस प्रॉब्लम मतलब 10.9 की तरफ देखें तो 10.9 में 10 सेंटीमीटर पानी था, 12.5 सेंटीमीटर स्प्रिट थी, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें जो वैल्यू आ रही है उससे ये भी पता चल रहा है कि जो स्प्रिट है, स्प्रिट, ठीक है, तो स्प्रिट की डेंसिटी मान के चलते हैं कि वो 0.8 है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी है 1, तभी तो रेशो आ रहा है आपके पास कितना 0.8, ठीक है। तो इससे मुझे ये भी पता चल रहा है इस रेशो से कि स्प्रिट की डेंसिटी 0.8 आ रही है और वाटर की डेंसिटी आपकी 1 आ रही है, इससे मुझे ये भी पता चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, तो बेटा ये हमसे मतलब अगर क्वेश्चन के आधार पे बात करें तो ये हमसे ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि अगर 15-15 सेंटीमीटर और डाल दें तो 15 सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 पहली से था, 12.5 सेंटीमीटर स्प्रिट थी, 15 और डाल रहे हो तो 27.5 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें पता ही है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्प्रिट है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वाटर है। अब थोड़े और चेंजेस होंगे, मैं बता देता हूँ क्या, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा वाटर है, हमारा जो वाटर है, ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की अब हाइट भी 25 हो गई है, तो कहीं ना कहीं वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये जो मरकरी है इसको यहाँ ऊपर तक उठाएगा ये, तो मैंने इसको अलग ही कलर दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब मरकरी जो है दूसरी साइड से थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि अब वाटर की वो ज़्यादा होगी, क्या प्रेशर ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को अफेक्ट करने वाला है, तो उसने उसको अफेक्ट कर ही दिया है। अब हाइट आपकी ये हो जाएगी 27.5। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जाएंगे, सेम लेवल पे जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे यूँ, ठीक है, और ये हमारी इतने भाग में क्या आ गई, एच हाइट आ गई, ठीक है। अब दोबारा से हम वही कंसेप्ट लेंगे, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया और शुरू हो जाएंगे। ए का प्रेशर इज़ इक्वल टू बी का प्रेशर, लेकिन अब की बार ए पर किस किस का प्रेशर होगा, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले भी ये देखा था कि पहले मैं ए पॉइंट का जब प्रेशर लिखूंगा तो लिखूंगा एयर प्लस, अब मैं लिखूंगा वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। अब बी का प्रेशर आप कैसे लिखेंगे, एयर प्लस, अब लिखूंगा मैं स्प्रिट, डेंसिटी ऑफ स्प्रिट इनटू में जी, प्लस हाइट मरकरी की बिल्कुल भी नहीं पता, यही मुझे बतानी है। डेंसिटी ऑफ मरकरी इसने हम मुझे 13.6 बोला है तो हम वही ले लेंगे, इनटू में जी, एयर से एयर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी भी हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मैं एक तरफ मैं वाटर को लिख देता हूँ और स्प्रिट को भी लिख देता हूँ क्योंकि इसका डेटा मुझे पता है, और दूसरी तरफ सिर्फ मैं मरकरी को रहने देता हूँ, ठीक है। अब हाइट ऑफ मरकरी मैंने यहाँ पर यूज़ करनी है कितनी, हाइट ऑफ मरकरी मेरा सॉरी पहले वाटर से, तो वाटर की हाइट है 25, डेंसिटी अभी मैंने बताई थी 1, स्प्रिट की मैंने ले ली 27.5 और मैंने बताया था इसकी डेंसिटी आ रही थी 0.8, तो 0.8 ले ली मैंने। मरकरी की हाइट नहीं पता, बट इसने कहा है कि मरकरी की डेंसिटी जरूर लेनी है 13.6। बेटे ये पूरा कैलकुलेट करके मेरे पास जो लगभग आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.22, ठीक है, 0.22 करके सेंटीमीटर। तो बेटा ये मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, हाइट, ठीक है। तो ये मेरी हाइट आ गई 0.22 सेंटीमीटर, तो इतने के आसपास मेरा अब जो है क्या निकल के आ जाएगा, हाइट निकल के आ जाएगा मरकरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास थ्योरेटिकल टाइप का है, इसमें कह रहा है 11वें क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या बर्नौलीज थ्योरम फ्लो ऑफ रैपिड वाटर में भी लगेगी। जवाब है नहीं। देखिए जो बर्नौलीज थ्योरम होती है वो पहली बात तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में लगती है, ठीक है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो एक आइडियल फ्लूइड पे लगने वाली इक्वेशन है। अब आप बात कर रहे हो मुझसे रैपिड फ्लो मतलब आप बात कर रहे हो टर्ब्यूलेंट की तरफ, तो इस पे तो कभी भी हमारा बर्नौलीज क्या नहीं होता यूज़, तो इसका जवाब ही होगा कि नहीं, आप रैपिड वाटर पे बर्नौलीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि वो जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो पे लगती है बर्नौलीज थ्योरम, बट वी कैन नॉट यूज दिस थ्योरम इन फ्लो ऑफ वाटर इज रैपिड, व्हेन फ्लो ऑफ वाटर इज रैपिड। अब हमारे पे है क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा थ्योरेटिकल टाइप का होता है। इसमें कह रहा है कि इफ इट डज इट मैटर इफ वन यूज गॉज इंस्टीट्यूट ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर इन अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एक्सप्लेन। तो इसका जवाब ये होगा नो। अगर आप गोज प्रेशर का इस्तेमाल करो एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह तो भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बर्नौलीज पे, क्योंकि बेटा बर्नौलीज हमेशा दो पॉइंटों के बीच में लगती थी, याद करो, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ लेते थे P1, एक पॉइंट यहाँ लेते थे P2। तो अगर आप दो पॉइंटों के बीच में किसी भी इक्वेशन को अप्लाई करोगे तो उसका इफेक्ट दूसरे पॉइंट पे भी जाएगा, ठीक है। आप ये थोड़ी एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हो, आप दोनों पॉइंटों पे काम कर रहे हो, तो उसका जो सिग्निफिकेंस, उसका जो सिग्निफिकेंटली चेंज होगा वो दूसरे पॉइंट पे भी जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया गोज प्रेशर, ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट दूसरे पॉइंट पे भी जाएगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ एक अलग प्रेशर बन जाएगा, ठीक है, P2 P1 जो भी आपका बनता है, तो उसका सिग्निफिकेंटली दूसरे पॉइंट पर भी चेंजेस देखने को मिलेगा। इसीलिए आप यहाँ पे गोज भी इस्तेमाल कर सकते हो एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह पर, ओके। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए गोज प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्यूट की जगह पर बर्नौलीज के अंदर, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दोनों पॉइंटों पर वो उसी हिसाब से डिफरेंट हो जाएगा दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये हम लोगों से ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये हम लोगों से ये कह रहा है कि आप बस ये बताइए ग्लिसरीन फ्लो कर रहा है एक पाइप से जिसकी लेंथ इन्होंने हमें दे रखी है 1.5 मीटर, रेडियस इसने मुझे दे रखा है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻² मीटर, और मेरा जो अमाउंट फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि मेरा जो फ्लो रेट है, ठीक है, वो इसने मुझे उठा करके दे रखा है, फ्लो रेट जो है kg पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसने मुझे दे रखा है मास पर सेकेंड, वो दे रखा है इन्होंने हमें 4 × 10⁻³ ठीक है। तो इतना पर सेकेंड मेरा मास चल रहा है, इसके अलावा मास पर सेकेंड, इसके अलावा इन्होंने डेंसिटी वगैरह सब कुछ दे रखी है, प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा, तो बेटा इसका प्रेशर डिफरेंस आप ऐसे बताएंगे इसको कि सबसे पहले आप इसे कहेंगे, देखिए जो वॉल्यूम पर सेकंड जो फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि ये है पॉइज़ोली इक्वेशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये होती है π/8 ईटा L, और ऊपर चलता है प्रेशर डिफरेंस रेडियस की पावर 4, ठीक है। तो पहली बात तो मैं वॉल्यूम को लिख लूँगा, पहली बात तो मैं वॉल्यूम को सेट कर लूँगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम को बनाऊँगा क्या, वॉल्यूम को बनाऊँगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसी मैं बनाऊँगा मास अपॉन में डेंसिटी, तो जो डेंसिटी मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चन के हिसाब से वो उसने मुझे दे रखी है 1.3 × 10⁻³ ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास मास अपॉन टाइम है, मेरे पास डेंसिटी है, ठीक है। तो मैं इसको वैल्यू को यूज़ कर लेता हूँ, 4 × 10⁻³ डेंसिटी हो गई 1.3 × 10⁻³ पाई डेल्टा पी मुझे निकालना है, r की पावर 4, r हो गया 10⁻² का स्क्वायर पावर 4 सॉरी, डिवाइडेड बाय 8, ईटा हो गया, ईटा क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्वेश्चन में दे रखा है 0.83 नीचे ब्रैकेट में, और लेंथ दे रखा था 1.5। तो ये सारा मेरा कैलकुलेट करने पर, डिवाइड करने पर जो मेरा प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 9.8 × 10⁻²। कितना आ जाएगा बच्चों, 9.8 × 10⁻² के आसपास। मैंने अप्रॉक्स लिया है 9.8, वैसे 9.7 आएगा, बट अप्रॉक्सीमेट आप इसे इतना लेके चल सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए एक लाइन और लिखी हुई है नीचे ब्रैकेट में, ऑल्सो लाइक टू चेक, मिल रही है लाइन, ऑल्सो लाइक टू चेक। क्या चेक करना है भाई, भाई चेक करना है कि एजम्पशन ऑफ यू में ऑल्सो चेक टू इफ एजम्पशन ऑफ लैमिनार फ्लो ट्यूब इज करेक्ट। कह रहे हैं भाई ये चेक करो कि क्या इसमें जो एजम्पशन मानी गई थी लैमिनार फ्लो की
ठीक है, क्या वो सही है या गलत है। तो इसका मतलब हमें बस ये चेक करना है कि यार इस पाइप में स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या इस पाइप में स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि हमारे पास जो R होता है यानी कि जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा रो वी डी अपॉन में ईटा। ठीक है, रो वी डी अपॉन में ईटा, एक तो ये होता है। दूसरा रेनॉल्ड्स नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 रो वी यानी कि अभी जो हमने निकाला था वॉल्यूम अपॉन टाइम पॉइज़-यूली वाला, ठीक है, अपॉन में पाई डी ईटा, ये भी होता है। तो डायमीटर उसने दे रखा था, सॉरी डेंसिटी उसने दे रखी थी हमें, ठीक है, ईटा हमारे पास पड़ा हुआ है, रो वी सारा डेटा पड़ा है। तो बस मैं वैल्यू रख देता हूँ, रो की जगह मैंने रख दिया 1.3 इंटू 10 की पावर 3, इसको अभी मैंने कैलकुलेट करा था 3.08 इंटू 10 की पावर -6 आ रहा था। कैसे कैलकुलेट करा था वी याद है, वी ऐसे कैलकुलेट हुआ था आपका, वी था वॉल्यूम अपॉन टाइम, और वॉल्यूम को हमने क्या लिखा था, मास अपॉन डेंसिटी, इनटू में क्या चल रहा था, टाइम, ये चल रहा था। ठीक है, पाई पाई रहेगा, टी आ जाएगा 0.83 मतलब विस्कोसिटी, और साथ में ईटा, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है 0.02 ले लेंगे हम इसको। ठीक है, ले लिया हमने इसको रेडियस का डायमीटर बना करके। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कैलकुलेट करके आ जाएगी संख्या 0.3। अब आपको ध्यान होगा कि क्लास में हम डिस्कस करते थे 2000 से कम आने पर वो लैमिनार फ्लो रहेगा स्ट्रीमलाइन, तो ये वही वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ने पे पता चलता है कि यार ये ना हमसे एक ना बात कर रहा है विंग की, विंग ओके, एक पंखड़ी की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा बर्नौलीज हमेशा 2 पॉइंटों पे लगती है। अब मैं विंग के नीचे एक पॉइंट ले लेता हूँ P1, और विंग से जस्ट ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ P2, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोनों पॉइंटों के बीच में हाइट जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब मैं कह दूँ कि P1 और जो P2 हैं ये दोनों को दोनों सेम हाइट पे हैं। किस पे हैं, सेम हाइट पर ही हैं, क्योंकि विंग बहुत पतली होती है, पंखड़ी बहुत पतली होती है, उसके नीचे और उसके ऊपर अगर आप एक एक पॉइंट ले भी लेंगे तो दोनों की हाइट लगभग सेम ही होगी। ठीक है, बाकी आपको पता है बर्नौलीज कैसे काम करेगी, बर्नौलीज तो अपनी जगह पे काम करेगी, जैसे हम करते हैं रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाइट मेरी सेम है, इसलिए मैं आपको दिख रहा होगा प्रेशर के लिए तो बिल्कुल P1 P2 लेके चल रहा हूँ, पर जो हाइट है उसके लिए बिल्कुल मैं रो जी एच लेके चल रहा हूँ दोनों तरफ, क्योंकि मेरी हाइट क्या लगभग सेम। तो ये वाले फैक्टर वैसे भी कट जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसने कहा है आपको बस ये बताना है व्हाट इज़ द लिफ्ट ऑफ द विंग इफ इट एरिया इज इतना। ठीक है, मतलब मुझे एक तरह से फोर्स बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो प्रेशर डिफरेंस निकाल लूँगा P1 - P2। अब ये काम कैसे करूँगा, तो मैंने रो वाले फैक्टर एक तरफ कर दिए और वी वाले फैक्टर एक तरफ कर दिए बच्चों, कुछ इस तरह से कर दिए। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने अगले स्टेप में से लिखना है फोर्स और नीचे चलाना है एरिया। तो मेरा अगला स्टेप ये आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर और साथ में एरिया। अब मैं इनके डिजिट रखूँगा और मैंने कैलकुलेट करूँगा। जैसे स्पीड दे रखी है 70 और स्पीड दे रखी है 63। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है 1.3 और हमें एरिया भी दे रखा है, तो सब कुछ तो दे ही रखा है। तो डेंसिटी की जगह डेंसिटी लिखा हमने, कितनी दे रखी है 1.3। स्पीड की जगह स्पीड लिखा, एक तरफ है 70 तो करेंगे 70 का स्क्वायर, एक तरफ है 63 तो करेंगे 63 का स्क्वायर, साथ में लिखेंगे एरिया जो कि है 2.5 बाहर। ठीक है, इस पूरे को कैलकुलेट करने पर आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा 1.51 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। तो ये मेरा इस क्वेश्चन में क्या लग रहा होगा बेटा, फोर्स लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब अगर हम अगले क्वेश्चन को देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगा, आइए देखते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक डायग्राम दे रखा है और ये डायग्राम एक वेंट्यूरी मीटर का होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा होगा कि हाँ यार ये वेंट्यूरी मीटर का ही डायग्राम होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारा डायग्राम हो जाता है यहाँ पे इस तरह से। कह रहा है इसमें से कौन सी फिगर इनकरेक्ट है, पहले देखते हैं इसमें से कौन सी फिगर सही है। तो ये हमारा यहाँ से फ्लूइड आ रहा होगा। अब आपको याद होना चाहिए, एक तो क्वांटिटी इक्वेशन थी जिसमें बताया गया था कि एरिया और वेलोसिटी इन्वर्स होते हैं, और दूसरी बर्नौलीज होती है जिसमें बताया जाता है कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी हमारे जो है कांस्टेंट रहते हैं, है ना। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नहीं लिया क्योंकि लगभग इन दोनों की हाइट सेम ही मानी जाएगी पाइपों की। तो ये देखिए यहाँ पर इस वाले पाइप के नीचे एरिया देखिए काफ़ी ज़्यादा कम है, और इस पाइप के नीचे एरिया देखिए काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर एरिया ज़्यादा मिल रहा है हमें, यहाँ एरिया कम मिल रहा है। अब एरिया कम मिलने से वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे पानी की स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पर भी ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। इस वाले पाइप के नीचे यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो इस यहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। कम है प्रेशर तो हाइट भी क्या होगी यहाँ पे लिक्विड की, कम, क्योंकि प्रेशर आपको पता ही है H/ρg से रिलेट होता है। तो P कम हो रहा है तो रो कम हो जाएगा, तो इस वाले में हाइट कम होगी। जबकि पहले वाले डायग्राम में कह रहा है कि हाइट ज़्यादा होगी, तो इसीलिए ये वाला फिगर इनकरेक्ट है और रीज़न आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास 16th। तो बेटा अगर आप 16th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 16th क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 16th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, और उसका जो एरिया है वो हम आपको दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 के साथ मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻⁻⁴ से कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 7 के साथ हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आगे कह रहा है इस पाइप का एक हिस्सा तो सही है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उस पे हैं छोटे छोटे छेद ऐसे, और ये 1-2 नहीं है 40 छेद हैं। तो मतलब यहाँ पे 40 टाइम्स लेकर के चलना है एरिया, ऐसे समझ लो। πr² अगर आप ले भी रहे हैं तो 40 टाइम्स ले लेना, ये इस साइड का एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 40 छेद हैं। तो 40 के 40 छेदों से ऐसे पानी बाहर आएगा, तो 40 छेदों का एरिया ले लो यहाँ पर, ठीक है। πr² ले लिया, सर्कल है तो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि मान लेते हैं कि इफ़ लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज़ इतना पर मिनट, तो स्पीड ऑफ इजेक्शन क्या आएगी हमारे पास निकल के। तो हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे जो पानी की स्पीड है v1 जो है वो हमें उठा करके दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकंड होना चाहिए इसको, पर इसने क्या दे रखा है मिनट, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया 60 से ही। अब ये वेलोसिटी आ गई, यहाँ का एरिया मेरे पास ये रहा, ठीक है। अच्छा रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, देखिए डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर, तो हम यहाँ से r को हटा करके डायमीटर की जगह पे, मतलब यहाँ पे r² था तो हमें यहाँ लिखना चाहिए r की जगह d/2 का स्क्वायर, और डायमीटर जो उसने मुझे क्वेश्चन में दे रखा है d, वो दे रखा है 1 मिलीमीटर, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 10⁻³ मीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी चलेगी। क्वांटिटी कैसे चलेगी, a1v1 बराबर 40 टाइम्स a2v2। कहानी समझ आई। अब यहाँ पे डेटा रखने का वक्त है, तो आप यहाँ पे जो है अपना डेटा रखेंगे। जैसे a1 की वैल्यू है 8 × 10⁻⁻⁴, v की वैल्यू हमें मिली थी 1.5/60। अब यहाँ पे था 40 टाइम्स इस काम को कर रहे थे, पाई r², तो 1 × 10⁻³ और साथ में क्या रहेगा v2। तो हम यहाँ से v2 को फाइंड कर लेंगे 0.64, तो 0.64 हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के पास चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 के पास चलते हैं तो उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास ना एक यू शेप की वायर है। कैसी वायर है, यू शेप की वायर है, जिसको आपने सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप करा हुआ है, मतलब साबुन के झाग के अंदर ना आपने एक यू शेप की वायर को पूरा डाला हुआ और फिर उसे रिमूव कर दिया है। तो क्या होगा, अगर आप यू शेप की वायर अगर आपके पास है और अगर आप उसमें एक मान लीजिए साबुन के झाग को देख रहे हैं, तो वो साबुन का झाग बेसिकली क्या करेगा, वहाँ एक फ़िल्म बनाएगा। तो ये सरफेस टेंशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूरा का पूरा फिल्म तैयार हो गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं।
अब ये हमसे ये कह रहा है कि जो लेंथ है ना स्लाइडर का, मतलब ये जो हमारी लेंथ आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ आ रही है, तो ये जो लेंथ है ना स्लाइडर का वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सरफेस टेंशन क्या होगा फिल्म का। यू शेप डिप्ड इन सॉल्यूशन एंड रिमूव द थिन सो फिल्म बिटवीन वायर एंड लाइटर सपोर्ट वेट इतना। ठीक है, तो इसने ना हमें फोर्स भी दे रखा है बच्चों। ठीक है, अब फोर्स कितना दे रखा है, तो फोर्स हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁻⁻2। अच्छा, ये तो सरफेस टेंशन पूछ रहा है, तो सरफेस टेंशन हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हमें 2 लेंथ लेनी होगी यहाँ पे आगे पीछे की। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 और नीचे लेंथ हो जाएगा हमारा 30 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है बेटा, तो मेरे पास सरफेस टेंशन कितनी आ जाएगी, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा साथ के साथ ख़त्म हो गया। आइए अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ फिगर दी गई हैं 10.24, अभी देखते हैं फिगर क्या है। फिलहाल इसमें क्या कहा गया है, कह रहा है हम ना आपको एक वेट दे रहे हैं, तो वेट भी एक फोर्स की तरह ही काम करेगा हमारा। तो अब यूँ समझ लीजिए फोर्स की जगह आ गया वेट, और कितना आ रहा है 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, इतना आ रहा है, इतना। सो फिल्म सपोर्टिंग ए स्मॉल वेट। अच्छा, जो फिल्म है ना वो इतना वेट सपोर्ट कर सकती है। व्हाट इज़ द वेट सपोर्टेड बाय फिल्म ऑफ सेम लिक्विड एट सेम टेम्परेचर। अच्छा, तो इसका जवाब क्या है, ये मेरे 3 डायग्राम है। आप नोटिस करिए तीनों की लेंथ सेम है, मतलब तीनों का एल सेम है। अब टेम्परेचर भी सेम है, अगर टेम्परेचर भी सेम है तो आपको पता है सरफेस टेंशन टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट होती है, तो अगर टेम्परेचर सेम है तो एस भी क्या है, सेम। अब यहाँ पे बात ये है कि इसने मेरे से कहा है कि पहली वाला जो डायग्राम है वो इतना वेट सपोर्ट कर रहा है। तो बच्चे सीधी सीधी बात ये है कि सभी डायग्राम इतना ही फोर्स क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मतलब सभी पे फोर्स सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि सभी पे सरफेस टेंशन सेम है, सभी पे लेंथ ऑफ द वायर सेम है, तो सभी पे फोर्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीधी सी बात ही है। ठीक है, तो सभी पे फोर्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हर केस में वेट इक्वल सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि सरफेस टेंशन टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट होती है, तो वो अब नहीं होगी क्योंकि सभी का वो क्या है, सेम है। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें सभी का वेट सेम आ रहा था। रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लेंथ सभी की सेम है डायग्राम में, सरफेस टेंशन सभी का सेम है, तो फोर्स भी सभी का क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्रेशर बताइए इनसाइड द ड्रॉप क्या होगा। आपको मैंने क्लास में भी कई बार कहा है, अगर आपको इनसाइड प्रेशर चाहिए तो आपको सबसे पहले आउटसाइड प्रेशर लिखना होगा, और फिर ड्रॉप की बात हो रही है तो एक्सेस प्रेशर होगा 2S/R। ये मैंने क्लास में कई बार आप लोगों से कहा है। अब जो आउटसाइड प्रेशर है वो तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.01 इंटू 10⁵, और जो एक्सेस प्रेशर है वो आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो पहली बात तो जो रेडियस है वो दे रखी है 5 मिलीमीटर, तो पहले तो मिली को कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से। ठीक है, तो मिली मेरी कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर 10⁻³ से। 1 मिनट, यहाँ पे रेडियस 3 है, मैंने 5 लिख दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस कितना, 3, और मिली मैंने कन्वर्ट कर लिया। और जो सरफेस टेंशन हमें दे रखी है वो दे रखी है 4.65 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है बच्चों, इतना दे रखा है। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट करके आ जाएगा ये 1.0131 इंटू 10⁵ पास्कल। ये तो आ गया मेरा क्या, इनसाइड प्रेशर। इसके अलावा ये मेरे से एक और चीज़ कह रहा है, आल्सो गिव एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। कह रहा है एक्सेस प्रेशर, तो एक्सेस प्रेशर ये होगा 2S/R। कौन होगा एक्सेस प्रेशर, ये वैल्यू होगी एक्सेस प्रेशर की। इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो साफ साफ आपको नीचे कैलकुलेशन में दिख रहा होगा कि भैया ये जो आ रहा है ये आ रहा है 310 पास्कल। कितना आ रहा है, 310 पास्कल आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि हम ये चीज़ें कैसे देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने नीचे का नंबर देख लिया कि भैया 101 में इतना और ऐड हो गया है, तो मैंने सीधा लिखा एक्सेस प्रेशर। देखिए एक्सेस प्रेशर आ गया 310 पास्कल और इनसाइड प्रेशर आ गया आपका कितना, इतना। क्लियर बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है,
प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों से ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों से कह रहा है व्हाट इज़ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल। कह रहा है बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जब एक बबल की बात होती है तो बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर निकल के आता है वो निकल के आता है 4s/r। कितना आता है? 4s/r। तो s की वैल्यू चलेगी 2.50 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, और रेडियस हमारे पास आ जाएगा निकल के 5 मिलीमीटर 10⁻³ अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 20 पास्कल, क्योंकि ये सीधा सीधा कट रहा है, 2.5-5 बारी में कट जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा कट रहा था। अब आगे फिर इसने बोला है कि यदि मेरे पास एयर बबल होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसने कहा यदि मेरे पास एक एयर बबल होता है, ठीक है, जो कि 40 सेंटीमीटर नीचे है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर कितना प्रेशर होगा। तो इनसाइड प्रेशर निकालने के लिए हमेशा आउटसाइड प्लस एक्सेस प्रेशर लिया जाता है, पहली बात तो। अब क्योंकि वो एक बबल है जो कि सॉल्यूशन के अंदर है तो उसका एक्सेस प्रेशर लिया जाएगा 2s/r, पहली बात तो। अब क्योंकि वो एक हाइट पर है तो कैसे लिखेंगे उसके प्रेशर को, एयर प्लस h-ρ(g), ऐसे लिखना चाहिए आपको उसके प्रेशर को, प्लस 2s/r, ये संख्या चलनी चाहिए। अब इसमें बस डिजिट रखते हुए चले जाएं, जैसे एयर का प्रेशर उसने कहा 1.01 इंटू 10⁵ प्लस, अब h-ρ(g) चलाते हुए चले जाएं तो h सबसे पहले लिया गया है, h हमने सबसे पहले लिया है 40 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 0.4 h, फिर हमने रो ले लिया है तो रिलेटिव डेंसिटी 1.20 कह रहा था, लेकिन रिलेटिव थोड़ी लिखेंगे हम तो यहाँ पे पूरे वाटर के लिखेंगे 10⁻³ ठीक है, तो साथ में हमने g भी लिख दिया है, 9.8 भी लिख दिया है हमने, तो ये आ गया हमारे पास पूरा निकल के, प्लस 2s/r। तो सरफेस टेंशन जो है हमने उसको लिखा है जो हमें दे रखी थी 2.50 इंटू 10⁻², ये दे रखी थी। बात करें r की तो r हो गया 5 मिलीमीटर 10⁻³ ये हमारा r हो गया। अब इस पूरे को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, इस पूरे को, तो इस पूरे को कैलकुलेट करने पर मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेट करने पर काट पीट करके ये आ रहा था 20, ठीक है, 10 हो जाएगा ये अब, ठीक है, 2 इंटू 2 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेट होने पर आएगा 1.06 इंटू 10⁵ पास्कल, इस पूरे का कैलकुलेट करने पर। तो ये पूरा कैलकुलेट करने पर आपके पास कितना आ जाएगा 1.06 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर। और बच्चों ये हो गए हमारे एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशन। आप आराम से सभी सॉल्यूशन देख लो, पहले सारे फॉर्मूले देख लेना, फिर सारे के सारे सॉल्यूशन देख लेना आराम से। तो आपको किसी भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम लगती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन ही होता है, आप मुझे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है, तो मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स करूँगा टाइम फ्री होकर के, कि जैसे ही मैं फ्री हो जाता हूँ मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा कि बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन ऐसे हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।